हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, जिसके कुछ पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को किया जाता है। उन प्रोसेस को हम देखने वाले हैं। Recombinant DNA technology involves several steps in specific sequence such as isolation of DNA, fragmentation of DNA by restriction endonucleases। तो अब क्या है, जो ये स्टेप्स हैं ना, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस में ही किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले क्या करते हैं, आइसोलेशन करते हैं डीएनए का। तो ऐसे क्या है, हम इन जो स्टेप्स हैं इनको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ ही इनको करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या करते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, यानी कि डीएनए को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, डीएनए की फ्रेगमेंट करेंगे, यानी कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फिर आएगा नेक्स्ट स्टेप, आइसोलेशन ऑफ अ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स, यानी कि हमें जो डिजायर्ड डीएनए चाहिए या फिर जो डिजायर्ड जीन चाहिए वो फ्रेगमेंट को हम लोग क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेते हैं। फिर होता है लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर, यानी कि जो डीएनए फ्रेगमेंट हमने आइसोलेट की है उसको वेक्टर से जोड़ना है, लाइगेट करना है। उसके बाद है ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। अब जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसको होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ अ डिजायर्ड प्रोडक्ट। लेट अस एग्जामाइन ईच ऑफ दीज स्टेप्स इन सम डिटेल्स। उसके बाद क्या करेंगे, जो ये होस्ट है फिर इसको हम क्या करेंगे, कल्चर करेंगे लार्ज स्केल पे। ठीक है, फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाएगा, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब ये जो स्टेप्स हैं हम इनको अब डिटेल में देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उसको हम लोग आइसोलेट करेंगे, उसको निकालेंगे। Recall that nucleic acid is the genetic material of all organisms without exception। यानी कि हम ये याद रख सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो सभी में एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या होती है, डीएनए एंड आरएनए। तो हम बिना किसी एक्सेप्शन के ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड वो क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है सभी ऑल ऑर्गेनिजम्स में। In the majority of organisms, this is the deoxyribonucleic acid और DNA। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जो DNA है यानी कि deoxyribonucleic acid है वही एज अ जेनेटिक मटेरियल मिलता है। In order to cut the DNA with a restriction enzyme, it need to be a pure form, free from other macromolecules। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डीएनए को तभी कट करेगी जब वो डीएनए प्योर फॉर्म में होगा, मीन्स कि फ्री फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स। ये जो अदर मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, प्रोटीन या फिर पॉलीसैकेराइड्स हैं, लिपिड्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें सेपरेट करके डीएनए की प्योर फॉर्म लेनी होती है। तभी जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना वो डीएनए को कट करती है। ठीक है, Since the DNA is enclosed within the membranes, we have to break the cell open to release DNA along with other macromolecules such as RNA, proteins, polysaccharides and also lipids। तो जैसा कि हम जानते हैं जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। जैसे कि एक प्लांट सेल है, मान लो इस प्लांट सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। उसके अंदर प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। तो हम जानते हैं कि जो डीएनए होता है इंक्लोज्ड होता है किससे, मेम्ब्रेन से। तो अब जब हमें डीएनए निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये सेल वॉल को ब्रेक करेंगे, तभी हम ब्रेक करने के बाद ही जो डीएनए है उसको निकाल पाएंगे। ठीक है, अब ये जो हमने जो मेम्ब्रेन है उसको हमने ब्रेक किया और डीएनए को बाहर निकाला, तो इसके साथ साथ हमें जो अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो भी साथ में मिलते हैं। क्योंकि जैसे हम जानते हैं जो डीएनए होता है वो इन्वेलप होता है जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन क्या है, इसके ऊपर रैप होता है। तो इसी तरह जो प्रोटीन होता है वो इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, और भी जो आरएनए हैं या फिर पॉलीसैकेराइड्स हैं, लिपिड्स हैं, ये सारे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो भी डीएनए के साथ साथ हमें मिलते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, डीएनए की प्योर फॉर्म लेनी है, इनको सभी को रिमूव करना है, अलग करना है, तभी जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो इस डीएनए को कट करेगी। जब ये अपनी प्योर फॉर्म में होगा तभी जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो इसको कट करती है। ठीक है,
This can be achieved by treating the bacterial cell, plant or animal tissue with enzymes such as lysozyme, cellulase, chitinase, etc. तो जो हमें डीएनए की प्योर फॉर्म चाहिए वो किसकी वजह से हम लोग अचीव कर पाएंगे, उनको ट्रीट करके एंजाइम्स से, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरियल सेल है, जब हमने बैक्टीरियल सेल से डीएनए को निकालना होता है तो जो बैक्टीरियल सेल है वो किसकी बनी होती है, सेल वॉल की। तो हमें क्या करना है, डीएनए को निकालने के लिए जो सेल वॉल है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसको क्या करना पड़ेगा, हमें किसी एंजाइम से ट्रीट करना पड़ेगा। वो है कौन सी, लाइसोजाइम। यानी कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है उसको कौन ब्रेक करती है, लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। इसके क्या होगा, फिर हम जो डीएनए है उसको बैक्टीरिया से आइसोलेट कर पाएंगे। उसी तरह जो प्लांट है, प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। तो अब जो सेल वॉल है उसको हमें ब्रेक करना है तो हम कौन सी एंजाइम का यूज़ करेंगे, सेलुलेज एंजाइम का। फिर क्या करेंगे, हम जो डीएनए है प्लांट से वो निकाल लेंगे। उसी तरह जो फंगाई होता है, फंगाई की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन की, ठीक है। अब जो काइटिन है उसको कौन ब्रेक करेगा, एंजाइम काइटिनेज। तो फिर जो फंगस है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं काइटिनेज एंजाइम से, और फिर जो डीएनए है उसको हम लोग आइसोलेट कर लेते हैं। You know that genes are located on long molecule of DNA intertwined with a protein such as histone. तो आप जानते हो कि जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है ना वो वाइंड होता है किससे, हिस्टोन प्रोटीन से। यानी कि जो हिस्टोन प्रोटीन है ना वो उसके ऊपर रैप होता है, ठीक है। तो अब जो ये प्रोटीन है हमें क्या करना है, इसको भी रिमूव करना होगा। तो हम किससे ये रिमूव करेंगे इसको, एंजाइम प्रोटीएज की हेल्प से, ठीक है। The RNA can be removed by treatment with a ribonuclease, whereas protein can be removed by treatment with a protease. उसी तरह जब डीएनए के साथ हमें आरएनए प्रेजेंट मिलता है तो जो आरएनए है यानी कि जो राइबोन्यूक्लियस है उससे हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं आरएनए को, ठीक है। तो जो राइबोन्यूक्लियस है इससे हम लोग आरएनए को हटाते हैं और जो प्रोटीएज है इससे हम लोग प्रोटीन को हटा देते हैं। Other molecules can be removed by appropriate treatment and purified DNA ultimately precipitate out after the addition of chilled ethanol. तो ये जो अदर मॉलिक्यूल्स हैं इनको हमें क्या करना है, रिमूव करना है विद एक अप्रोप्रिएट जो मेथड है उससे। वो अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है, चिल्ड इथेनॉल का यूज़ करके। जैसे कि ये है एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, ये प्रेजेंट है बैक्टीरियल सेल्स। ये जो बैक्टीरियल सेल है इसकी सेल वॉल को रिमूव करने के लिए हम इसमें डाल देते हैं लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। तो कौन सी एंजाइम से ट्रीट कर रहे हैं, लाइसोजाइम से। और हम इसमें क्या डालेंगे साथ में, चिल्ड इथेनॉल, ठीक है। चिल्ड इथेनॉल डालने से क्या होगा कि जो ये सस्पेंशन है ना, ये जो सस्पेंशन है इसके अंदर जो डीएनए है वो सेपरेट हो जाएगा, यानी कि प्रेसिपिटेट हो जाएगा। सेपरेट होने का क्या मतलब है, जो डीएनए है वो नीचे सेटल हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो क्या होगा, जो डीएनए है वो इस सस्पेंशन से क्या हो गया, अलग हो गया है, ठीक है। तो जो डीएनए है उसकी हमें क्या मिल जाएंगी, फाइन थ्रेड्स मिल जाएंगी। एंड दिस कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन। तो इसके हमको कैसा दिखेगा, ये फाइन थ्रेड जैसा डीएनए। तो हमने क्या किया, इस सस्पेंशन से जो अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स थे इन सब से हमें जो डीएनए है उसको सेपरेट कर लिया, सेटल कर लिया इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब क्या है, जो ये डीएनए है उसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे इस टेस्ट ट्यूब से बाय स्पूलिंग से। ये स्पूलिंग क्या है, एक टेक्निक है जिसमें क्या होता है, जो सस्पेंशन में जो डीएनए सेपरेट हो गया है उसको अब निकालना है तो हम क्या करेंगे, स्पूलिंग टेक्निक को यूज़ करेंगे। जैसे आप क्या है, चम्मच से मलाई निकाल लेते हो ना दूध के ऊपर से, उसी तरह सस्पेंशन में क्या होगा, जो स्पूल है उससे अपन डीएनए को निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे स्पूल से क्या कर रहे हैं, ये जो डीएनए है हमारा थ्रेड लाइक जो डीएनए बना था इसको हम लोग निकाल लेंगे बाय स्पूलिंग। तो अब जब हमें डीएनए मिल गया है तो हम करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप, यानी कि ये जो डीएनए है वो कैसा मिला है हमको, प्योर फॉर्म में। क्योंकि इसमें से हमने जो भी प्रोटीन था, आरएनए था, कुछ पॉलीसैकेराइड्स थे या फिर लिपिड्स था वो सब हमने रिमूव कर दिया है। अब हमें जो डीएनए मिला है वो प्योर फॉर्म में मिल गया है, ठीक है। तो जब हमने डीएनए निकाल लिया है तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। यानी कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डीएनए को क्या करेगी, कट करेगी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, जिसको बोलते हैं हम रिकॉग्निशन साइट।
Restriction enzyme digestion are performed by the incubating purified DNA molecule with the restriction enzyme at the optimal condition for that specific enzyme. तो इस स्टेप में हम क्या करेंगे, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है प्लस जो हमने डीएनए निकाला है उस डीएनए को क्या करेंगे हम लोग, इंक्यूबेट करेंगे, यानी कि उनको कुछ टाइम के लिए साथ रख देंगे। किस किस को, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को एंड जो प्यूरिफाइड डीएनए था उसको। अब कुछ टाइम के लिए उनको साथ रख देंगे, इसी को बोलते हैं इंक्यूबेशन। और जो कंडीशंस हैं वो ना ऑप्टिमम होनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, वो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो काम कर सके। ठीक है। Agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of restriction enzyme digestion. तो हमने क्या करना है, अब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उससे वेक्टर डीएनए को भी कट करवाना है और जो फॉरेन डीएनए प्यूरिफाइड डीएनए हमने निकाला था उसको भी कट करवाना है। तो ये जो दोनों डीएनए है ना, उनको हमें सिर्फ एक ही एंजाइम से कट करवाना है, हमें अलग अलग एंजाइम का यूज़ नहीं करना है। जैसे कि जो वेक्टर डीएनए है उसको हम लोग EcoR1 से कट करवा रहे हैं, तो जो फॉरेन डीएनए है उसको भी हम जो EcoR1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसी से कट करवाएंगे। ठीक है। उनके लिए हम अलग अलग जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो यूज़ नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, हमें अगर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसकी प्रोग्रेस देखनी है कि वो सही से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे, जो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस है उसको एम्प्लॉय करेंगे, ताकि जैसे हम लोग डीएनए हमारा उनके अंदर डालेंगे वेल के अंदर, तो अगर वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना ठीक से वर्क कर रही होगी तो जो डीएनए है उसकी फ्रैगमेंट्स बन जाएंगी। ठीक है। अगर वो ठीक से काम नहीं कर रही होगी तो उसकी फ्रैगमेंट्स नहीं बन पाएंगी। तो इसीलिए हम लोग उसको किससे चेक करेंगे, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो प्रोग्रेस में है या नहीं। DNA is a negatively charged molecule, hence it move toward the positively electrode. तो जैसा कि हम जानते हैं जो डीएनए है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो वो क्या करेगा, जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, तो वो मूव करेगा पॉजिटिव साइड में। ठीक है, यानी कि एनोड की साइड पे वो मूव करेगा। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए ऑल्सो, एंड यही जो सेम प्रोसेस है वो वेक्टर डीएनए के साथ भी हम रिपीट करेंगे। ठीक है। तो ये हमने डिटेल में देख लिया था, जो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस है वो पीछे हमने देखी थी उसमें, तो उसमें हमने सारा डिटेल में पढ़ लिया था। तो यहाँ पे आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। द जॉइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसेस। तो डीएनए की जॉइनिंग में क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो सेवरल प्रोसेसेस हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज द वेक्टर डीएनए विद अ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, द कट आउट ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स डीएनए एंड द कट वेक्टर विद अ स्पेस आर मिक्सड एंड लाइगेज इट एडिड। दिस रिजल्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यानी कि जो एक ही टाइप की जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसी एंजाइम से हम दोनों वेक्टर डीएनए एंड सोर्स जो डीएनए है उनको कट करवाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हम निकाल लेंगे, कहाँ से, जो सोर्स डीएनए था उससे हम लोग अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लेंगे। फिर उस जो सोर्स डीएनए है उसको हम जो कट वेक्टर है, यानी कि जो वेक्टर डीएनए है उसमें जो स्पेस प्रेजेंट है, जैसे कि ये क्या है, वेक्टर है, वेक्टर डीएनए, यहाँ पे ये स्पेस है, तो यहाँ पे जो हमारा फॉरेन डीएनए या फिर सोर्स डीएनए है उसको यहाँ पे हम लाइगेट कर देंगे थ्रू कौन सी एंजाइम, डीएनए लाइगेज से। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो हमें मिल जाएगा, फिर हम आगे की प्रोसेस करेंगे, जो एम्प्लीफिकेशन है वो करेंगे। ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, हमारी जो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो। आज के लिए इतना ही। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।